हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था। भारत भूगोल में पिछले वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमने 6 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे सिंचाई एवं नहरें। तो भारत भूगोल चल रहा तो भारत के ही बारे में देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखा करें। ठीक है, अगर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। ठीक है, सिंचाई, पता है कि सिंचाई का दायरा बढ़ता जा रहा समय दर मतलब समय समय से। तो इनकी जो मांग बढ़ रही, सिंचाई की मांग, सिंचाई की जो मांग बढ़ रही उसका कारण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वर्षा की विषमता। कैसी विषमता? वर्षा की। एक तो आपकी क्षेत्रीय और एक दूसरी आपकी कैसी, ऋतुवत। ठीक है, क्षेत्रीय और ऋतुवत असमानता है। दूसरा, वर्षा काल में भारी अंतर और अनिश्चितता रहती है। कभी ज़्यादा बारिश तो कभी कम, कभी सूखा तो कभी बाढ़, ऐसी आती समस्या। उसके अलावा वाणिज्यिक फसलों के लिए ज़्यादा जल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर फसलों का बदलता प्रतिरूप। ये 4 रीजन हैं जिनके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करें तो 62% सिंचाई, भारत की 62% सिंचाई जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। लघु सिंचाई परियोजना में कुआं है, नलकूप है, पंप सेट है, तालाब है, ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल है, एनीकेट के द्वारा की जाती है 62% सिंचाई। ठीक है, इसके अलावा फिर विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाती है तो वो 1927 में बनाया गया महाराजा गंग सिंह के द्वारा। महाराजा गंग सिंह बीकानेर के रहने वाले थे, इनके द्वारा बनाया गया गंग नहर है 1927 में, जो कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है, विकसित की गई थी। ठीक है, ये कहाँ से है? यह फिरोजपुर के पास में हुसैनी वाला नामक स्थान से सतलज नदी से निकाली गई है। गंग नहर फिरोजपुर में हुसैनी वाला एक जगह है, यहाँ पे सतलज नदी से निकाला गया है। ठीक है, फिर पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की अब बात करते हैं तो पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर ताजेवाला के पास में है। ठीक है ना, हुसैनी वाला से गंग नहर निकाली गई है और ताजेवाला के पास से यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, तो पूर्वी यमुना नहर की जो लंबाई है वो है 197 किलोमीटर। ये हिंडन और यमुना दोआब के सहारनपुर, ध्यान रखना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों की सिंचाई इसी से की जाती है। ठीक है, इसको जब पुनरुद्धार इसका किया गया तो यह सबसे पहले 1830 में चलाई गई है। बनी कब थी पूर्वी यमुना नहर? जब भी बनी, लेकिन इसका पुनरुद्धार जब हुआ तो 1830 से ये पहली बार चालू की गई थी। ठीक है, हथनी कुंड बैराज से इसकी उत्पत्ति होती है।
और हथनी कुंड बैराज कहाँ है? हथनी कुंड बैराज आपका हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, एक चीज है कि सिंचाई के साधन भी आपको पता होने चाहिए। जैसे सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? सिंचाई साधन में एक तो कुआं, नलकूप, हमने ऊपर बताया था, कुआं, नलकूप है। फिर उसके बाद नहर है, तालाब है, फिर वही स्प्रिंकल, एनीकेट, ऐसे ही सब हैं। ठीक है ना। तो कुआं और नलकूप के बारे में देखते हैं। कुआं और नलकूप की अगर हम बात करें तो कुएं की सिंचाई जो है बहुत पहले से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही इससे सिंचाई की जाती है। और इससे जो है 57% क्षेत्र की सिंचाई होती है कुएं से। कुआं और नलकूप से 57% क्षेत्र की सिंचाई होती है। और कुएं का लागत मूल्य भी सबसे बहुत कम होता है, सस्ता पड़ता है। यह कहाँ कहाँ इससे सिंचाई होती है? ये होती है गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दूसरी है नहर व्यवस्था। तो नहर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 1960 तक सिंचाई का मुख्य साधन रहा है नहर। ठीक है। ये हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से यूज होता है। और ये मिजोरम मिजोरम जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारा, वहाँ पे पूरी तरह से सिंचाई जो है नहर व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि उत्तर पूर्वी राज्य है मिजोरम, जिसकी सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से निर्भर करती है नहर पर ही। ठीक है। अब आता है तालाब। तालाब क्या है? तालाब पहले की अपेक्षा इसकी जो सिंचाई में भागीदारी थी वो घटी हुई है तालाब की। अब इसमें 6% क्षेत्र ही शामिल है, जिसमें से तमिलनाडु पहले स्थान पर है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है। ठीक है। फिर उसके बाद उड़ीसा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, फिर है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा फैक्चुअल थी, हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में हो जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर के जनक जो हैं, प्रश्न आ चुका है, तो पीटी काटले नाम है इनका। पीटी काटले ऊपरी गंगा नहर के जनक माने जाते हैं। 1842 में इसका निर्माण हुआ है, 1852 से ये चालू हुआ। ये नहर व्यवस्था मतलब ऊपरी गंगा नहर जो है जब चालू हुई वो 1852 में शुरू हुई है और इसका निर्माण 1842 में हो गया था। ठीक है। फिर यह भीमगौड़ा नामक स्थान, भीमगौड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो भीमगौड़ा नामक स्थान से यह निकाली गई है, जो कि गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ निकल रही है? गंगा नदी के दाहिने तट से, और जगह का नाम है भीमगौड़ा, वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई देखी जाए मुख्य नहर की तो 298 किलोमीटर मात्र है। इसकी कुल लंबाई 298 किलोमीटर है। सिंचाई और नौ परिवहन व्यवस्था इसमें शामिल है। ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर में सिंचाई की भी व्यवस्था है और नौ परिवहन की भी व्यवस्था है इसमें। ठीक है। अब अगर हम मुख्य नहर की बात किए थे 298 किलोमीटर, अगर हम पूरी नहर प्रणाली की बात करें तो ये है 6996 किलोमीटर है, 6996 किलोमीटर। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर से ही हरदुआगंज ताप विद्युत गृह को पानी दिया जाता है। ऊपरी गंगा नहर से ही हरदुआगंज जो ताप विद्युत गृह स्टेशन हमारा है, उसको इसी से पानी प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब पानी की आपूर्ति यहीं से होती है। ठीक है।
शारदा नहर, शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ध्यान रखना है, ये प्रश्न आया हुआ है पीसीएस में ही कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए शारदा नहर। ठीक है, अब ऊपरी गंगा नहर हो गई, तो निचली गंगा नहर के बारे में भी जान लेते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम होता है बुलंदशहर, नरौरा, है ना। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी है ना, नाभिक की संयंत्र की परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है, नरौरा में ही बुलंदशहर। इसकी स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य 1878 में पूरा हो गया था, तो अभी चालू ही होगा। ठीक है, मुख्य नहर की लंबाई अगर देखी जाए तो 100 किलोमीटर है और पूरी तरह से 8278 किलोमीटर लंबाई है, पूरे निचली गंगा नहर प्रणाली की लंबाई। ठीक है, प्रणाली का मतलब क्या है और मुख्य का मतलब क्या है, ये मान लीजिए हो गई गंगा नहर निचली। अब इसकी जो लंबाई है ये है आपकी 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। अब इसमें से कोई यहाँ निकल रही, कोई इधर, फिर इधर भी निकलेगी नहर, है ना। फिर हो सकता है इनसे भी नहर कुछ निकले छोटी मोटी। तो ये चीज़ें हैं, ये टोटल अगर देखा जाए तो 8278 किलोमीटर, नहीं तो 100 किलोमीटर इसकी मुख्य नहर की लंबाई है। ठीक है, ये है। फिर आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो इसका शिलान्यास हुआ था इसका 1958 में। उद्गम कहाँ है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर, सतलज और व्यास नदी से हरके बैराज से निकलती है। कौन, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदी के संगम पे बैराज, हरके बैराज से निकल रहा है और विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना मानी जाती है। इसी नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई संभव हुई है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब आगे कुछ नहर प्रणालियां हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। ये प्रश्न सीधे सीधे भी आते हैं एग्जाम में। तो सिंचाई परियोजना एक है मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, केरल में। कौन सी नदी है, भरतपुझा। भरतपुझा नदी पर केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक है, दूसरी माला नहर तंत्र। माला नहर तंत्र दिनशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था इसको। माला नहर तंत्र को दिनशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था और ये नदी जोड़ने का पहली बार विचार किसने दिया है, नदियों को जोड़ा जाने का विचार जो दिया पहली बार, वो दिए थे विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, फिर हरियाली योजना है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, ये जल संग्रहण विकास योजना है, 2003 में स्थापित हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले। हरियाली योजना जल संग्रहण विकास योजना है 2003। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने, हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू किया 2015 में। ठीक है, अच्छा हम परियोजनाओं के बारे में देख रहे हैं, नदी परियोजना के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो 3 तरीके की हैं। प्रश्न आता है वो 3 तरीका कौन सा है, एक तो है लघु और एक है मध्यम और एक है वृहद। अंतर क्या है तीनों में। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम भूमि की सिंचाई होती है इससे। ठीक है, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना से होती है। ये इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट हमने बताया था पहले भी। फिर मध्यम सिंचाई परियोजना में क्या है, 2000 से
10,000 तक हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। ठीक है। इसी तरह बृहद सिंचाई परियोजना है, तो बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसमें बड़ी और मध्यम परियोजना से 38% क्षेत्र सिंचित होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। दो 2008 है। 2008 में 3 वाटर शेड कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, 2008 में 3 वाटर शेड कार्यक्रम चलाए गए थे। तो उस समय सरकार कौन सी किसकी थी? सरकार थी यूपीए की, है ना। तो ये 3 वाटर शेड जो कार्यक्रम रहे हैं, इसमें एक है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ये प्रश्न आ चुका है पहले, यूपीएससी में आया हुआ है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, इन तीनों को बाद में मिला दिया गया। इन तीनों को जब बाद में मिलाया गया तो उनका नाम, नया नाम क्या हुआ? उनका नया नाम हुआ समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, तो उनका नया नाम क्या बना? इन तीनों को मिला के समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, अब ये जो समेकित जल प्रबंधन संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था मृदा, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य है ये कि मिट्टी, जल, वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके क्या करना है? पारिस्थितिकी संतुलन को क्या करना? सुनिश्चित करना है। ठीक है, हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? जिसका परिणाम ये होगा कि मृदा ह्रास पर रोक लगेगी इससे। ठीक है, समेकित जल प्रबंधन का उद्देश्य यही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख सिंचाई साधन क्या है? तालाब है ना। तो यहाँ पे क्या है? भूमि इनकी चट्टानी है और चट्टानी होने के नाते नहर और कुओं का निर्माण आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए इनके लिए सबसे आसान होता है तालाब से सिंचाई करना। हमने भी पहले बताया पीछे कि तमिलनाडु ये पहले नंबर पे है। 22% क्षेत्र की सिंचाई तमिलनाडु की तालाब से ही होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आगे है सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों के दृष्टि से प्रमुख राज्यों की अगर बात करें तो इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख अगर राज्यों की हम बात करें, सबसे ऊपर रहेगा उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा नहीं है इसमें, फिर आएगा महाराष्ट्र का नंबर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, ऐसे ये है उत्तर प्रदेश, इधर थोड़ा पंजाब हो जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं, नाम है आर्थर कॉटन, नाम है इनका। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ये भी एक बार प्रश्न में आ चुका है पहले। ठीक, हम सिंचाई और नहर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जल संभर के बारे में भी पढ़ना हमें जरूरी है। तो जल संभर क्या होता भाई? जल संभर देखते हैं, जल संभर क्या है। जल संभर का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसका जल जो है एक ही बिंदु की तरफ प्रवाहित होता हो। जैसे मान लीजिए ये है एरिया,
अब इसका पूरा पानी जो है इधर ही आता रहे, मतलब किसी एक बिंदु पर आए। तो इसका लाभ क्या होगा? जल संभर के लाभ क्या होंगे भाई? जल संभर नाम है। तो जल संभर के लाभ क्या हैं ये आपको बताना है। लाभ क्या हो सकते हैं इनके? पीने व सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी, जलापूर्ति लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट हो गया इसका। फिर जैव विविधता में वृद्धि रहेगी, जैव विविधता में वृद्धि होगी, ठीक है। तीसरी चीज जो है, जलाक्रांत और लवणता में कमी होगी, माइनस नेगेटिविटी देखी जाएगी, ठीक है। फिर कृषि उत्पादन उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। ये जल संभर के ही फायदे हैं सब। वनों के कटाव में कमी, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कटाव में कमी होगी। फिर जीवन स्तर उच्च रहेगा लोगों का, क्योंकि उनको पानी की कमी नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा रोजगार भी मिलेगा लोगों को, है ना। रोजगार मिलेगा ना। एक चीज और होगा कि स्थानीय लोगों की जो सहभागिता बढ़ेगी उसमें, तो उससे क्या होगा कि आपसी मेल जोल भी लोगों के बढ़ेंगे फिर, ठीक है। एक फायदा ये भी है। तो ये सामाजिक आधार पे ये वाला फायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब तो मिलेंगे, ये सब फायदे हैं इसके, लेकिन फिर भी जल संभर विकास जो कार्यक्रम था उसके इच्छित परिणाम नहीं मिल पाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि हमारे पास वैज्ञानिक सोच का अभाव है, वैज्ञानिक सोच का अभाव है, ठीक है, सोच की कमी है। दूसरी चीज तकनीकी कमी हमारे पास है, ठीक है, तकनीकी कमियां हैं बहुत सारी। फिर स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, स्थानीय लोग क्या है, सहयोग नहीं कर रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात है कि जो विभाग हैं, बहुत सारे विभाग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपसी मेल जोल भी नहीं है, उनमें आपसी मेल जोल का भी अभाव, आपसी सहयोग का भी अभाव है, ठीक। इसके अलावा पृथक मंत्रालय भी नहीं है इसका कोई। अब पृथक मंत्रालय होता तो क्या होता, इसके लिए अलग से फंडिंग होती, ठीक है, इसके लिए अलग से अधिकारी होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका एक अलग मंत्रालय भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछें हमसे, ठीक है, और कुछ लगता है तो आप उसे कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक।